हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने संघवाद के बारे में देखा था, राज्यों और केंद्रों के बीच क्या विवाद है, स्वायत्तता की किस प्रकार मांग चलती रहती है आए दिन, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। और ये भी देखा है हमने कि केंद्र कितना शक्तिशाली है ना। आज हम बात करेंगे कि स्वायत्तता की किस किस चीज़ों में मांग की गई है राज्य द्वारा, और राज्यपाल की क्या भूमिका रही है, राज्यपाल का पद विवादित क्यों है, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे स्वायत्तता के मांग की। देखिए, स्वायत्तता जो होती है ना, किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है, यानी कि जिससे जो निर्णय लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, इसमें बेहतरी आती है। ठीक है, ये जो है ना एक किसी राज्य का एक विकासात्मक अंग भी हो सकता है अगर उसे स्वायत्तता दे दी जाए। ठीक है, जो कि आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, स्वायत्तता बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्वायत्तता का मतलब क्या है, जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार मिलता है, जो कि हमारे यहाँ राज्यों को नहीं है, और इसी की मांग आए दिन वो उठती रहती है। देखिए, समय समय पर ना अनेक राज्य और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए ना स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे कि हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अगर देखें तो देखिए, कभी कभी इन मांगों के पीछे ये इच्छा होती है ना कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए और राज्यों को ज़्यादा और महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। यानी कि समय समय पर अनेक राज्य, जैसे तमिलनाडु हो गए, पंजाब हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, या फिर दल को ले लीजिए, दमुक हो गए, अकाली दल हो गए, माकपा दल हो गए, इन्होंने स्वायत्तता की मांग की है। ठीक है, दूसरा क्या मतलब हो सकता है स्वायत्तता का। देखिए, एक अन्य मांग ये है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए, और इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, 1977 में ना वेस्ट बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया, और तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों को भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा उनकी छुपी हुई थी। तीसरा पहलू देखिए, प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। तीसरा चीज है ना कि विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। आप अगर तमिलनाडु का उदाहरण लेके देखिए तो देखिए, हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन की मांग करके कुछ उदाहरण है इसके, है ना। और कुछ राज्य ऐसा महसूस करते हैं ना कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। यानी कि 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने का विरोध और आंदोलन भी हुआ है ना। अच्छा, अब बात आती है राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन के बारे में, किस प्रकार ये विवादित है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, और जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। पहला, राज्य के मंत्रिपरिषद, ठीक है, की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ये। दूसरा, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 157 और 158 इसके तहत ना राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है, और राज्यपाल राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161, ध्यान रखेंगे, 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम, ठीक है,
इसकी भी शक्ति प्राप्त है, कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। और राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है या फिर अनुमति रोक सकता है या फिर जो है, तो ये जो राज्यपाल की भूमिका है ना, ये हमेशा से केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का विषय रहा है। विवाद का विषय कैसे रहा है, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, फिर मैं बुक की भी चीज़ें बताऊंगी। देखिए, पहली चीज़, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, यानी कि केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद से का जो है दुरुपयोग, कई उदाहरण देखने को मिले हैं। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसमें प्रमुख कारण माना जाता है। अगर इसके पक्षपाती विचारधारा को देखा जाए तो देखिए, कई मामलों में ना क्या होता है कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं या फिर जो है पूर्व में जो नौकरशाह हुए, IAS IPS हो गए, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। और ये जो है ना, ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य जो है पूर्ण विरुद्ध है। कैसे? और ये जो है पक्षपात को जन्म देता है। जैसा कि देखिए, हमने कर्नाटक और गोवा वाले मामलों में भी एक तरह से जो ये राज्यपाल का पद है, एक तरीके से कठपुतली का पद भी कहा जा सकता है। देखिए, कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि है तो ये राज्य का राज्यपाल है ना, लेकिन इस पे कमांड कौन कसा है, केंद्र सरकार। तो एज यूजुअल है कि इसमें जो है विवाद की भूमिका होगी ही होगी। तो राज्यपाल जो है निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, और अधिकतर राज्यपाल जो है, आपको मैंने बताया, या तो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी होंगे, या लोक सेवक होंगे, या राजनीतिज्ञ हुए हैं, है ना। फिर जो है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, यानी कि राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार की दखलंदाजी यानी कि हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। और जब केंद्र और राज्य जो है अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा ना 1983 में एक आयोग बनाया गया, जिसे कहा जाता है सरकारिया आयोग। और इस आयोग ने क्या किया, 1998 में अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। तो ये जो सरकारिया आयोग है, ये पूछा भी जाता है कि इसने क्या कार्य किया, किस पे अपनी रिपोर्ट दी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। देखिए, एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो सकती है। अब आप ये देखिए कि संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में जो है अनुच्छेद 356 है, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं ना, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि संघीय सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है, ठीक है। और इस विषय पर ना राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। और ये है कि राज्यपाल को ये अधिकार है ना कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करे और जो है राज्य विधानसभा को निलंबित, सस्पेंड या फिर विघटित करने की अनुशंसा कर सके। अब इससे बहुत सारे विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। अगर 1959 के मामले में देखें केरल में, और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। और कुछ मामलों में तो मैं बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय में भी ना जो गए, सर्वोच्च न्यायालय वो गए और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की जो है संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। थोड़ा सा अगर मैं आर्टिकल 356 के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहूँ तो राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यानी कि केंद्रीय शासन, भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला ये एक ऐसा शब्द है जो राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है, और जो है राज्य जो है संघीय शासन के अधीन आ जाता है, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। और 356 जो है
ध्यान रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में ना राज्य को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, राज्य सरकार को, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। और एक चीज और, राष्ट्रपति शासन जो है वो उस स्थिति में भी लागू हो सकता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल को या फिर जो है गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। इसे राष्ट्रपति शासन कहा क्यों जाता है, इसका मतलब भी आप जान लीजिए। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक दृष्टि से ना राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार और मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति की उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल या असफल हो गया हो। तो ये क्या है, आर्टिकल 356। और ये अनुच्छेद जो है ना, ये एक ऐसा साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल हो रही हो, इसकी दशा में, ठीक है, किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1967 तक जो है ना अनुच्छेद 356 अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया और 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जबकि केंद्र में सत्ता जो है किसके पास रही, कांग्रेस के पास रही। तो केंद्र ने क्या किया, अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग किया और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया। और उसने जो है राज्यपाल के माध्यम से ना बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने ना आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को भी बर्खास्त किया। ये तो हुई बात राज्यपाल और जो है आर्टिकल 356 की। अब बात करते हैं नवीन राज्यों की मांग। अब देखिए हमारी जो संघीय व्यवस्था है ना, इसमें नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। कैसे रहा है ये भी हम अभी देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्र एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र, संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ना ये भी चीज़ें तय की गई कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। जैसे देखिए साउथ में क्यों उत्तर भारत के लोग जो है कम ही हैं, साउथ में साउथ इंडियन रहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में जो है अलग भाषाई लोग रहते हैं, पश्चिमी राज्य में अलग भाषाई लोग रहते हैं और पूर्व में जो है अलग भाषाई लोग रहते हैं, उत्तर में अलग भाषाई लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो है इससे क्या हुआ ना, इससे क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसने जो है प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। अब देखिए आगे तो क्या हुआ कि 1956 में कुछ राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई। इसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया और बाद में क्या हुआ ना, पूर्वोत्तर के राज्य का पुनर्गठन किया गया और नए राज्य जैसे देखिए मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका भी जन्म हुआ। तो क्या हुआ ना कि नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने और अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्य का विभाजन 2000 में किया गया और इसका जीता जाता उदाहरण है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए, ठीक है। और कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो है इसका जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र।
आप देखिए कि 1951 की जनगणना के अनुसार देश में जो है 844 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन 91% लोग मात्र 14 भाषाएं ही बोलते हैं और इस आधार पर 14 राज्य की अनुशंसा जो है वो की गई। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, ये हम सभी को पता है, जिससे क्या हुआ, भाषाई राज्यों का निर्माण संविधान प्रक्रिया से किया गया और ये माना गया कि भाषाई राज्यों के निर्माण से प्रशासकीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक और जो है राजनीतिक सीमाओं का भी निर्धारण जो है सहजता से किया जाएगा। ठीक है, और इससे जो है 14 राज्यों का निर्माण किया गया और 5 संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जो है ऐसे क्षेत्र है ना जिनकी सांस्कृतिक स्थिति आसपास के क्षेत्रों से भिन्न थी, लेकिन संसाधन के अभाव के कारण क्या हुआ कि स्वतंत्र विकास करने में वो सक्षम नहीं थे। तो ये हुआ कि आर्थिक सांस्कृतिक आधार पर इनके प्रशासन और विकास का दायित्व किसको सौंपा गया, केंद्र को सौंपा गया। इसीलिए जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, है ना। तो 14 राज्यों के पुनर्गठन के बाद कई अन्य राज्य जो है निर्माण में भी भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर किया गया, ये चीज है। अब है अंतरराज्यीय विवाद, ये क्या है। अब देखिए, जहां एक ओर जो है राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर जो है केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद भी अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। और एक चीज सच है ना कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका जो है पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता, इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं और इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और जो है पारस्परिक विश्वास के आधार पर हो सकता है। मैं आपको बताऊं एक जीता जागता उदाहरण, अंतरराज्यीय जल विवाद। ये तो बहुत ही गहराया रहता है आए दिन, है ना। दो राज्यों के बीच नदी तो भाई नदी को तो नहीं पता है ना, ये अलग अलग राज्य हैं, तो ये विभिन्न राज्यों में रहती हैं। तो दो राज्यों के बीच यदि जो है नदी जल के उपयोग के लिए विवाद होता है तो उसे कहते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। और देश की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं, तो प्रत्येक राज्य अपनी सीमा क्षेत्र निर्धारित किया है, तो अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है हर राज्य। तो राज्य सरकारें जो है ना अपने क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इनके जल पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं। भारत में कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु के बीच आपने कावेरी जल विवाद सुना ही होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा जल विवाद, बहुत ही ये फेमस विवाद है ना। देखिए, आमतौर पर दो प्रकार के जो है गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें है सीमा विवाद, ठीक है। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करता है, तो राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा जो है बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी कि विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। और ऐसा ही एक पुराना विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर। मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद पुराना ही है ना। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को भी लेकर विवाद है, और चंडीगढ़ जो है ना इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी कि पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी और इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को जो है दे दिया गया, यानी कि हस्तांतरित कर दिया गया। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना। और जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है ना, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाला विवाद प्राकृतिक गंभीर है। क्यों? क्योंकि ये जो है संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। मैंने अभी बताया कावेरी नदी जल विवाद के बारे में आपने सुना होगा, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान जो हैं कावेरी के जल पर निर्भर हैं, तो इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है। फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। और ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। तो नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में ना राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है।
अब आइए विशिष्ट प्रावधान देखते हैं। देखिए, भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता ये है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए, विधायिका का अध्ययन करने पर हमने ये देखा था, जब हमने विधायिका के बारे में देखा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया था। जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो राज्यसभा की सीट भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना। जहाँ छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है, और वहीं जो है इस व्यवस्था से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। तो शक्ति के बंटवारे की जो योजना है, इसके तहत संविधान की जो शक्तियां है ना, सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान जो है कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में, असम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और यहाँ के ना निवासी जो हैं अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371। बहरहाल जो ये प्रावधान है इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके। और ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, कुछ अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना के लिए भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो है बीजेपी गवर्नमेंट में आर्टिकल 370 को ख़त्म भी कर दिया गया है, और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेलिंग अगले पार्ट में बताने वाली हूँ। जम्मू कश्मीर हमारा पूरा टॉपिक रहेगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 में क्या था और अब क्या चेंजेस हो गया है। ठीक है, विशेष राज्य का जो दर्जा है वो भी खत्म कर दिया गया है। इसके बारे में जो है हम अगले जो है पार्ट में देखेंगे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आज इसे इसलिए नहीं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है फोकस्ड, और इस पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रिसेंटली जो है आर्टिकल 370 खत्म किया गया है, तो इस पे क्वेश्चन जो है पुट ऑन होते हैं, जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, इससे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे जो है मैं अगले पार्ट में कवर अप करूँगी। गाइस, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।